अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी 4 किस्म के मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इन 4 मॉलिक्यूल से हमारी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी वो मिल के बनी हुई होती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कौन से हैं? जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं वो साइंसदान। वो इसमें क्या करेंगे? वो तमाम फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस जो हैं, जो बुनियादी हैं प्रोसेस, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? खुराक की तोड़ फोड़ होती है। ये आगे जाके आप बायोमॉलिक्यूल्स का एक चैप्टर है, उसमें आप डिटेल से इसमें पढ़ोगे। उसके अलावा ड्रग्स को डेवलप करते हैं। ड्रग्स से मुराद क्या है? इसमें मेडिसन है कि मेडिसन को डेवलप करेंगे एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इसमें क्रिएट करें। अच्छा बेटा, ये मैंने जो है एक पिक आपकी ना 8th क्लास की बुक से ली है। इसमें देखेंगे हमारे पास ये 2 बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है। ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि इसमें क्या है? हमारे पास क्रोमोसोम्स है। अब साइंसदान क्या करते हैं कि इस जेनेटिक मटेरियल में से ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट निकाल लेंगे, आधा जीन, ये जीन निकाल लेंगे और इसमें से ये वाला हिस्सा इसके निकाल के, जीन्स का ये वाला हिस्सा इसको दरमियान में कट करके ना ये निकाल लेंगे। अब दोनों को मिला के एक नया जीन बना लेंगे। ये नया जीन जो है ये एक न्यू बैक्टीरियम को कट करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब नया बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा? जीएम बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम क्या है? ये साइंसदान अपनी मर्ज़ी से इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि हमें जो है अपनी मर्ज़ी से डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स मिल सकें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक काऊ है, ठीक है ना, उस काऊ में उसका ये हम जो है ये उसका सेल है, सेल के अंदर ये आपके पास न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस में से मैं इसका हेरिडेटरी मटेरियल ले लूँ, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ठीक है ना, इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं? ये जीन्स हैं। ये जीन्स जो हैं ये इसकी मुख्तलिफ इसको काऊ को करेक्टरिस्टिक्स दे रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका ये वाला पार्ट जीन का निकाल लेती हूँ, ये पार्ट जो है वो इस काऊ का मिल्क प्रोटीन बनाता है। ये बताता है कि ये काऊ कितना मिल्क देती है, कितना दूध देती है। साइंसदान क्या करेंगे? इस जीन को निकाल के इसकी जगह पे अपनी मर्ज़ी से कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ताकि इसकी जो मिल्क जो है ये मिल्क प्रोटीन है ये ज़्यादा बन सके। तो इस तरह हम क्या करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हासिल कर सकें। ठीक है, इस ब्रांच में साइंसदान क्या करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट करेंगे। मॉडिफाइड का मतलब होता है तब्दील करना, यानी कि जीन्स को तब्दील करके हम अपनी मर्ज़ी से नए ऑर्गेनिज्म में जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे। इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग क्या है? मिसाल के तौर पर मियोसिस में हम देखते हैं कि जो है ये एग जो है ये गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट है एग, और इसमें से ये मेल गैमेट है हमारे पास जो है स्पर्म है। ये दोनों मिल के हमारे पास एक सेल बनाते हैं। इस सेल का क्या नाम है? जब आपस में ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो बनाते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग, या फिर हम इसको कहते हैं जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना, अब जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक इसमें बहुत सारी डिविजन्स होती हैं। ठीक है ना, अब वो सारी डिविजन्स तो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप ये याद रखें कि पहले जाइगोट जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 के बाद फिर ये 4 सेल्स में डिवाइड होगा, 4 के बाद 6, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की इसमें डिविजन्स होती रहती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ डिविजन्स के बाद क्या होता है? ये जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वो कहते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्टिलाइज्ड एग से न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक जितनी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं? वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। साइंसदान
टिश्यूज़ को भी स्टडी करते हैं कि जो ऑर्गेनिज़्म बन गया है इसके अंदर टिश्यू किस तरह है, या उसकी जो ऑर्गन फॉर्मेशन है, नए ऑर्गन्स बने हैं वो किस तरह हैं, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, या फिर हम ये भी साइंसदान देखते हैं कि बाय बर्थ उसमें ऑर्गेनिज़्म में कोई डिफेक्ट तो नहीं आया, मिसाल के तौर पर उसके हार्ट में कोई सुराख है तो उसको हम उस हार्ट में जो सुराख है उसको किस तरह कौन सी ट्रीटमेंट्स दे के हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तमाम ट्रीटमेंट्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो भी डेवलप करेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिजम्स की जो है फर्टिलाइज्ड एग से न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक जितनी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो सारे स्टडी करेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि इसमें टिश्यू जो है टिश्यू फॉर्मेशन कैसी हुई है, टिश्यूज़ आपस में मिल के, आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल्स आपस में मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपस में मिल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन्स आपस में मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, और अगर बाय बर्थ कोई डिफेक्ट आ गया है तो उस डिफेक्ट को भी कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट से हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑस्प्रिंग्स। ऑस्प्रिंग से मुराद है यहाँ बच्चे। बेटा आप लोगों ने नोट किया होगा कि बच्चे जो हैं वो बहुत सारी खसूसियात अपने वालदैन से हासिल करते हैं, ठीक है ना। मरूसी तौर पर, मिसाल के तौर पर जो आई कलर है, हेयर जो है वो करली हैं या स्ट्रेट हैं, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फेयर है, डार्क है, या इसके अलावा और भी टंग जो है, बाज़ बच्चे वो टंग को रोल कर सकते हैं, बाज़ नहीं रोल कर सकते। ये तमाम क्या हैं, ये सारी हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चे क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपने वालदैन से, ठीक है ना, अपने वालदैन से हासिल करते हैं मौरूसी तौर पर। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हम किस में स्टडी करेंगे, ये सारी करैक्टरिस्टिक हम जेनेटिक्स की ब्रांच में स्टडी करेंगे, ठीक है। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसके अलावा मिसाल के तौर पर उनके जीन्स में किसी भी वजह से कोई डिसऑर्डर आ गया, कोई बीमारी आ गई है तो उसको भी हम देखेंगे। डेवलप बेटर वराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि हमने एम्ब्रियोलॉजी में देखा था कि जो है वो बेटर वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के कैसे हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, पहले अंगूर जो थे उनके अंदर बीज होते थे, ठीक है ना, अब उन्होंने साइंसदानों ने अंगूरों की ऐसी फसल हासिल कर ली है जो बग़ैर बीज की हैं। एनिमल्स में भी इसी तरह, जैसे मुर्गियाँ, वो ऐसी मुर्गियाँ अब जो है वो बना ली हैं जो बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, जानवरों और पौधों में बेटर वैरायटी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी, इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, इस ब्रांच में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। अब फॉसिल्स क्या हैं, ये देखें, फॉसिल्स की डेफिनेशन बाज़ औक़ात ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, ये लाजमी पढ़ लिया करें। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स हैं बहुत पुराने, देखो लाखों करोड़ों साल पहले बहुत सारे जो हैं वो जानवर या पौधे, उनके अब हमें बाकियात मिली हैं, ठीक है। वो बाकियात किस तरह मिली हैं कि उनके मिसाल के तौर पर किसी के कोई दांत रह गए हैं किसी जानवर का, ठीक है, या फिर उसके फिंगर फुट के प्रिंट्स मिली हैं, ठीक है। उसके अलावा या फिर किसी जानवर की कोई हड्डी मिली है, जिस तरह डायनासोर्स थे लाखों करोड़ों साल पहले वो रहते थे। तो जो पुराने जानवर या पौधों के बाकियात मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे, फॉसिल्स को स्टडी करेंगे। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इन फॉसिल्स को स्टडी करने का क्या फ़ायदा है साइंसदानों को, इन फॉसिल्स को स्टडी करने से साइंसदानों को पता चलता है कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। एवोल्यूशन का मतलब होता है आगाज़ या इर्तिका, यानी कि जब वो पैदा हुए हैं, उनका आगाज़ जब हुआ तब से लेकर आज तक जो है ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह जो है मॉडिफिकेशन, उसमें कोई तब्दीली आई है कि वो, या फिर वो जो आगाज़ में किस तरह दिखाई देते थे और आज वो किस तरह दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर डायनासोर्स, फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स। डायनासोर का जो फॉसिल मिला है वो क्या बताता है, वो हमें ऐसे सबूत देता है कि जिससे पता चलता है कि रेप्टाइल्स में ये जाइंट रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल्स कहते हैं ऐसे जानवर जो रेंगते हैं, और जाइंट जो
ठीक है ना, जिन की तरह कि बहुत बड़े रेप्टाइल्स हैं जो पहले ज़मीन पे थे और वो रेंगते थे। दैट रोम द अर्थ मिलियन ईयर्स एगो वो ज़मीन पर घूमते फिरते थे। ठीक है ना, यहाँ एक एमसीक्यूज भी है। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज सियानोबैक्टीरिया एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। बहुत सारे जो है फॉसिल्स हमें मिली हैं, लेकिन सबसे जो पुराना फॉसिल है वो उसका अंदाज़ा लगाया गया है कि वो 3.5 बिलियन ईयर्स जो है वो ओल्ड है, पुराना है। और वो कौन सा है? वो सियानोबैक्टीरियम है। ठीक है, सियानोबैक्टीरियम जो है सबसे पुराना पाया जाने वाला फॉसिल है। और कितना पुराना है? वो 3.5। ठीक है ना, एमसीक्यूज़ में चाहे वो आपसे ये नाम पूछ लें, चाहे वो आपसे ये जो है ड्यूरेशन पूछ लें। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी से क्या मुराद है? टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब देखें बेटा, हमारे इस कायनात में लाखों करोड़ों किस्म के जानवर और पौधे जो हैं ना वो आबाद हैं। अब इन तमाम लाखों करोड़ों जानवरों और पौधों के बारे में स्टडी करना जो है वो साइंसदानों के लिए बहुत मुश्किल था। इसके लिए उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसका एक हल निकाला है कि हम इनको क्लासीफाई कर दें, इनकी दर्जा बंदी कर दें। क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है? क्लासीफाई। जैसे आपके स्कूल में बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चों की क्लास अलग है, 7th अलग बैठती है, 8th अलग बैठती है। इस तरह ढूंढने में पढ़ाने में तो मसला नहीं होता। तो क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है? दर्जाबंदी करना, ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो साइंसदानों ने ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को क्या किया? डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स में। किस बिना पर? अब दो हैं बातें, एक है सिमिलैरिटीज़, दूसरा है डिफरेंसेस। जिनमें एक जैसी सिमिलैरिटीज़ थी, एक जैसी चीज़ें थी, उनको एक ग्रुप में कर दिया। मिसाल के तौर पर ऐसे जानवर जिनके पर हैं या और अंडे देते हैं, उनको उन्होंने बर्ड्स कैटेगरी में रख दिया है। ऐसे जानवर जो सिर्फ ज़मीन पर रेंगते हैं, ठीक है ना, और उनकी टेल है, तो उनको उन्होंने क्या कह दिया? वो रेप्टाइल्स हैं। मिसाल के तौर पर रेप्टाइल्स में क्या है आपके पास? लिजर्ड है, छिपकली और टोर्टाइज भी हो गए, और उसके अलावा स्नेक वगैरह, ये रेप्टाइल्स में है। या फिर ऐसे जानवर जो दूध देते हैं और अपने बच्चों को, जो बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको उन्होंने किस कैटेगरी में कर दिया? मेमल्स में कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब क्लासिफिकेशन ने मदद क्या की है? इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे जो है ऑर्गेनिज़म को अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई है। मिसाल के तौर पर अब आपने अगर बर्ड्स कैटेगरी को पढ़ लिया है कि इनके पर होते हैं, ये अंडे देते हैं, ये इस तरह ब्रीड करते हैं, तो आपने एक एक परिंदे को अलग-अलग नहीं पढ़ा कि तोता, कौवा, कबूतर, आपने एक ही उनकी क्लास पढ़ लिया। आपको पता है कि सारे बर्ड्स एक ही तरह जो है वो करेंगे, करैक्टरिस्टिक शो करेंगे। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, इससे नई स्पीशीज़ का भी पता चलता है। स्पीशीज़ से मुराद क्या है? स्पीशीज़ से मुराद एक ही तरह के जानवर है। मिसाल के तौर पर लॉइन है, लॉइन देखें कितनी किस्म के होते हैं, उनमें उनके कलर, ठीक है, कलर चेंज होता है, उनकी शेप थोड़ी सी, उनकी फेस की बनावट, ठीक है, मुख्तलिफ उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होती हैं। तमाम लॉयंस एक ही स्पीशीज़ में आएंगे। इसी तरह तमाम कैट्स हैं, वो सब एक ही स्पीशीज़ में आएंगे। एक ही तरह के जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं? एक स्पीशी बनाते हैं। तो न्यू स्पीशीज़ को भी डिस्कवर करने में, आइडेंटिफाई करने में मदद देती हैं। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और किस चीज़ को किस चीज़ का पढ़ते हैं कि उनका आगाज़, इर्तिका, यानी कि शुरू में उनकी जो रिलेशनशिप था वो किस तरह था। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या मतलब है? इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म, जानदार का उसकी इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। अब जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपस में भी एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के साथ भी डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान है, तो इंसान, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे इर्द गिर्द जानवर भी हैं, पौधे भी हैं। अब पौधों पे हम किस तरह डिपेंड करते हैं? उनसे हम अपनी खुराक हासिल करते हैं। जानवरों पे किस तरह डिपेंड करते हैं? उनको हम खाते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? जैसे मिट्टी है, टेम्परेचर है, हवा है, ठीक है ना, इस तरह की ये सारी नॉन लिविंग है। इनके बगैर भी हम नहीं रह सकते। पानी वगैरह हो गया। इकोलॉजी
हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और इकोलॉजी किस चीज़ में हेल्प करती है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, महफूज करने में। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा जानवर है, बायोडाइवर्सिटी का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी से मुराद होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी छोटी सी जगह पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को किस तरह कंजर्व करते हैं कि अगर कोई जानवर किसी की नस्ल को ख़तरा है, कोई ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, जैसे हिरन है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं कि ये हिरन जो है वो कौन सी जगह पे सही तरीके से वो रह सकता है, हैबिटेट उसकी क्या है, तो उस तरह की हम उसको हैबिटेट प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर फैक्ट्रियों का धुआं जो है वो हवा में जा रहा है, हवा को क्या कर रहा है? आलूदा कर रहा है। तो हम उसको देख सकते हैं कि उसका अल्टरनेटिव वे क्या है, किस तरह से हम ये जो है धुआं इसको गैर हार्मफुल मटेरियल में, हार्मलेस में चेंज कर दें। द फूड चेन फॉर इंस्टेंट इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। अच्छा बेटा, और हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम देखते हैं कि जो फूड चेन है उसमें जानदार किस तरह एक दूसरे पे एनर्जी के लिए और न्यूट्रेंट्स के लिए डिपेंड करता है। न्यूट्रेंट्स से मुराद है खुराक। ये सामने आपको एक फूड चेन नज़र आ रही है, ये मैंने 8th क्लास से लिया है। इसमें देखें ये प्लांट है, प्लांट को कौन अपनी फूड के तौर पर यूज़ कर रहा है? रैबिट, ठीक है ना, रैबिट इसको फूड के तौर पर यूज़ कर रहा है। रैबिट को कौन अपनी खुराक बना रहा है? फॉक्स बना रहा है। फॉक्स को कौन एज ए फूड यूज़ कर रहा है? वो लाइन कर रहा है। अगर ये क्या बना दिया उन्होंने? चेन बना दी है, ठीक है ना, प्लांट से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, फॉक्स से लाइन, तो ये एक चेन बन गई है। इस चेन में अगर एक भी ऑर्गेनिज्म, एक भी जो थिंग है वो कम हो जाए, मिसाल के तौर पर जो है वो रैबिट जो है, रैबिट कम हो जाए, तो फॉक्स की तादाद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रैबिट, उसको रैबिट खाने के लिए नहीं मिलेंगे। या फिर एक चीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करते हैं? फूड चेन को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए और न्यूट्रेंट से मुराद है खुराक के लिए एक दूसरे पे क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद है मेराइन बायोलॉजी। मेराइन बायोलॉजी क्या करते हैं? जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, आबी हयात जो समंदर के अंदर रहती है। अब उसमें आबी हयात से मुराद क्या है? उसमें जानवर भी शामिल हैं और उसमें पौधे भी शामिल हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन द ओशन। ओशन के अंदर जितनी भी लाइफ है, प्लांट्स हैं, जानवर हैं, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। अब जहाँ जब भी बायोडाइवर्सिटी का वर्ड आएगा तो आपने यही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इससे समझना है। तो ये क्या करता है? मदद देता है कि ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी तो कहीं भी हो सकती है, चाहे आप किसी डेजर्ट में ले लें, किसी फॉरेस्ट में ले लें, या किसी लेक में ले लें, या ओशन में ले लें। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ को भी डिस्कवर करने में क्या करता है? मदद देता है। एंड एड्रेस मेराइन कंजर्वेशन इश्यूज़, और किस चीज़ को मसाइल, कौन से मसाइल हल करने में मदद देते हैं? मेराइन, ठीक है ना, आबी मखलूक को कोई भी उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई भी मसला हो उसको भी हल करने में क्या कर देते हैं? मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मेराइन लाइफ। अब कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स ऐसे चट्टानों की तरह होते हैं और वो समंदर के अंदर मौजूद होते हैं। आप लोग नेट पे ये वर्ड लिख के ना इसको निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये जो है मुख्तलिफ मेराइन लाइफ को जगह देते हैं रहने के लिए, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी मखलूक़ात वो इसके अंदर इसको घर के तौर पर इसके अंदर रहती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं मेराइन लाइफ को, यानी कि रहने के लिए जगह देते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब है, पैथो कहते हैं डिजीज़ से। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ पढ़ेंगे और हम देखेंगे इन डिजीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये डिजीज़ फैलती हैं और इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है ना। डिजीज़ को स्टडी करेंगे पहले, फिर उनका सबब देखेंगे, ये बीमारी किस वजह से जो है वो हो रही है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, क्या क्या इसके असरात हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, डिज़ीज़ को डायग्नोस कर लेगी, ठीक है ना, डिज़ीज़ की बीमारी की तशख़ीस करेंगे। प्रिवेंशन, इससे एहतियात कैसे की जा सकती है। एंड ट्रीटमेंट, और आखिर में इसका क्या है? ट्रीटमेंट से मुराद इलाज है कि इस बीमारी का इलाज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैथोलॉजिस्ट
स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड द स्प्रेड ऑफ सेल कॉजेज कैंसर। जब भी जिस्ट का लफ्ज़ आएगा जिस भी ब्रांच के साथ, आपने समझना ये वो साइंसदान है जो उस ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं। अब पैथोलॉजिस्ट क्या है, वो साइंसदान है जो पैथोलॉजी ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं। तो पैथोलॉजिस्ट ने क्या किया, स्टडी की है अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स। अब अनकंट्रोल्ड डिवीजन से क्या मुराद है कि देखें, वैसे नॉर्मली जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं ना बेटा, वो एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बना देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनकी किसी न किसी वजह से उनके जेनेटिक्स में, डीएनए में कोई डिसऑर्डर आ जाता है, कोई गलती आ जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी जो डिवीजन होती है ना वो अनकंट्रोल्ड होती है। वो मुसलसल तेज़ी से डिवाइड होते रहते हैं और उनके सेल्स फैलते रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह भी फैल जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स हैं, इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। हमारी जो ब्लड, अच्छा बेटा ये देखें, ये मैंने एक ब्लड वेसल बनाई है। इस ब्लड वेसल के अंदर देखें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं। आपने इनमें सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स को देखना है, ठीक है ना। वैसे तो 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है। अगर हमारी बॉडी में कोई जरासीम आ जाता है तो ये क्या करता है, उससे लड़ती है। जैसे हमें डिफेंड करने के लिए, मुल्क को डिफेंड करने के लिए क्या है, आर्मी है। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर कोई भी जरासीम आ जाता है उससे बचाने के लिए ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हैं तीसरे सेल्स हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ये हमारे कहीं कट लग जाता है तो वहाँ ये क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, वाइट ब्लड सेल हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़, और डिजीज़ के अगेंस्ट जो है खिलाफ ये किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप vaccine that autoimmune disease and improve immune responses to infection। अब इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो वैक्सीन डेवलप करते हैं। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं ऐसी जिसमें हम क्या करते हैं, जो है वायरस या जिस भी बीमारी के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन बना रहे होते हैं उसके जरासीम लेके साइंसदान या उनको वीक कर लेते हैं, बहुत कमज़ोर कर लेते हैं, या फिर उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, मार के वैक्सीन्स में डाल देते हैं। अब ये वैक्सीन क्या करते हैं, हम जब भी किसी पर्सन को लगाते हैं, अब वो पर्सन क्या है, डिजीज़ नहीं है, वो हेल्दी पर्सन है, ठीक है। उस पर्सन को हम जब ये वैक्सीन लगाते हैं तो ये वैक्सीन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होती है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं, जो हमारी बॉडी की आर्मी है, वो फटाफट आ जाते हैं कि ये जो है कोई जरासीम आ गया, अब इसको मारना है। तो वो क्या करते हैं, फटाफट उसके ख़िलाफ़, इस जरासीम के ख़िलाफ़ दवाई बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो जिस्म में पड़ी रहती हैं। अब इस टाइम तो ये जरासीम जो हैं ये वीक हैं या फिर मरे हुए हैं, वाइट ब्लड सेल्स को पता नहीं चलता। लेकिन आइंदा कई सालों में, 8-10 सालों के बाद, अगर खुदा न खास्ता इस बीमारी का जरासीम जो है वो बॉडी में एंटर हो जाता है, तो वाइट ब्लड सेल्स ने तो पहले से इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाई हुई हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड इम्प्रूव करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। अब इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन से क्या मुराद है, इन्फेक्शन से मुराद है कोई भी बीमारी, ठीक है ना। जब भी इन्फेक्शन की बात आए आपने समझना है, कहीं नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी जो है उसको इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी इन्फेक्शन होता है उसके ख़िलाफ़ ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, जवाब देते हैं। फिर उसके बाद जो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ड्रग्स। इसमें हम ड्रग्स को स्टडी करेंगे। ड्रग्स से मुराद क्या है, ड्रग्स से मुराद मेडिसन है एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। अब साइंसदानों ने क्या किया है, ड्रग्स को स्टडी किया और उसका इफ़ेक्ट देखा है कि अगर हम ये ड्रग इंसान को दिए, किसी पर्सन को दिया है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। इससे अगर कोई ड्रग फ़ायदेमंद हो गई है, हमने किसी पर्सन को दी है, जैसे वैक्सीन्स लगाई थी कोरोना वायरस के दौर में, तो अगर वो ड्रग जो है फ़ायदेमंद होती है किसी पर्सन के लिए, तो इस तरह वो क्या करते हैं, न्यू ड्रग्स डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर ड्रग्स फ़ायदेमंद नहीं होती, पहले वो एनिमल्स पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अगर वो नहीं होती, उससे रिज़ल्ट सही नहीं आते, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू एंटीबॉडीज़ आर डिवेलप
न्यू दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है? एंटी का मतलब होता है खिलाफ, बायोटिक्स जो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है, यानी कि बैक्टीरिया को जो किल करने के लिए हम ड्रग्स मेडिसिन यूज़ करते हैं, इनको एंटीबायोटिक्स कहती हैं, ठीक है ना। जो वाइट ब्लड सेल्स ने बनाई थी वो एंटीबॉडीज़ थी, वो हमारी ब्लड के अंदर बनती हैं, ठीक है ना। वो क्या है, एज ए हथियार वो यूज़ करते हैं जब भी कोई जरासीम बॉडी के अंदर आता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, आर डिवेलप दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया को किल करती है एंटीबायोटिक्स, और अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई है, ठीक है ना, कोई स्किन की हो गई है बीमारी बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको किल करने में ये मदद देती है, ठीक है बेटा। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये जो आपने बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी हैं ये सिर्फ कुछ हैं। ईच ब्रांच ऑफर्स यूनिक इंसाइट्स इनटू द फैस्टिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। हर ब्रांच ने, देखें आपको बताया ना किस तरह आपकी दुनिया को किस तरह उन्होंने लाइट्स इन रोशनी डाली है खूबसूरत बनाने के लिए, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी एंड द ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट। और किस चीज़ में वो शामिल हुई है, कंट्रीब्यूट किस चीज़ में किया है कि हम अपने प्लानट को किस तरह इन मुश्किलात से बचा सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।